रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है, इन दिनों डेंगू फीवर के हवाले से काफ़ी मामलात हैं जो असम्बली में भी आपको हम बताते हैं। आज ख़ास तौर पे आपको बताया था। तो हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा डिपार्टमेंट इस सिलसिले में अपनी काविश कर रहे हैं ताकि आपको डेंगू के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। तो इस हवाले से हमारे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहबान भी आते हैं, हमारी जो डिस्पेंसरी है सोशल सिक्योरिटी की वो भी आते हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पे मदऊ किया है अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल जो आपका DSU है गुजरात में, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर हैं जनाब डॉक्टर मरीज साहब। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ इनके हॉस्पिटल का, इनका जो उन्होंने कीमती वक्त दिया है। ये आजकल डेंगू पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका जो बेसिकली आजकल इनका प्रोजेक्ट है वो डेंगू के हवाले से इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो अब मैं दावत देता हूँ जनाब इसको साहब को कि तिलावत कुरान पाक से आगे प्रोग्राम का। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं डॉक्टर साहब की गोशगुजार कर दूँ कि हमारे चंद सिलेक्टेड बच्चे हमने बिठाए हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। चूँकि हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं है, हमारे पास बॉयज़ में गर्ल्स में है, तो इंशाल्लाह भी बन जाएगा। तो इस हवाले से हमने ना सिलेक्टेड असातिज़ा कराम को, कुछ असातिज़ा कराम हमारे क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो ये आगे मैसेज पहुँचाएंगे। इसी तरह से हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। अब बिला तख़ीर दावत देता हूँ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर मरीज साहब को आए और आपके साथ इंटरेक्शन करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, शरीफ से। मेरा नाम डॉक्टर मुनीब अनवर है। मैं एज अ रेजिडेंट स्पेशलिस्ट मेडिसिन में जो है वो अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है सब लोग आप खैरियत से होंगे। अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो आपको अब सबके इल्म में है कि ये जो डेंगू की सूरत हाल है, ये दिन ब दिन जो है वो इसमें शिद्दत आ रही है। मुल्क में मरीजों की तादाद में दिन ब दिन अगर आप देखें, हम क्योंकि हम तो हमारा रोजाना का काम है, हम ये जो है अस्पताल में होते हैं, मरीजों की जो तादाद है वो दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। अब ये बेसिकली जो सारा सेमिनार है, इसका जो मकसद है कि हमने जो है वो डेंगू के बारे में जानना है कि डेंगू बुखार बेसिकली है क्या है, इसमें होता क्या है और इसमें हमने करना क्या है, इस यानी कि डेंगू बुखार से हमने बचना कैसे है। ठीक है, ये सब जो काम है ये आज मैं जो वो इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा। आप सब लोगों ने जो है वो ध्यान से जो इसमें सुनना है। अच्छा, सबसे पहले कि देखें जी, जो डेंगू फीवर है इसको हम कहते हैं डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। ये बेसिकली जो है ना ये एक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है जी, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सा हम 10 से 15 मिनट की बात करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को भी सारी समझ लग जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बिला झिझक जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, ये जो डेंगू फीवर है ये बेसिकली जो है ये एक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, फीमेल एडिस एजिप्टियाई ये मच्छर का नाम है। मादा मच्छर होती है फीमेल एडिस एजिप्टियाई। ठीक है, और ये जो है बेसिकली दिन के टाइम में ज्यादा काटता है। टाइम होता है काटने का, रात को भी काट सकता है मच्छर, अमूमन रात को ही काटते हैं ज्यादा मच्छर, लेकिन इसका ये तरीकेकार है, ये दिन के टाइम ज्यादा काटता है मच्छर। ठीक है जी, अब इसमें जो चीज जो कि डिजीज कॉज करवाती है, जो कि बीमारी की वजह बनती है, वो एक वायरस है जो कि इसके काटने से जिस्म में दाखिल हो जाता है और उसका नाम है डेंगू वायरस। अगर हम मेडिकल की जुबान में बोले उसको हम नाम देते हैं फ्लेवी वायरस का। ठीक है जी, इसकी बेसिकली 4 किस्में होती हैं। ठीक है जी, इसमें ये बेसिकली 4 किस्म का होता है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। इसको हम लेबल करते हैं 4। अमूमी तौर पे जो है वो सिर्फ एक किस्म के मच्छर के काटने से जो डेंगू वायरस है ये जिस्म में दाखिल हो जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता
अगर एक से ज्यादा मतलब डेंगू 1 ने काटा है, साथ डेंगू 2 ने भी काट दिया है, ये 2 किस्म के मच्छरों ने काट दिया है, तो इससे जो है ये बीमारी की जो शिद्दत है उसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हद तक इजाफा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कम होता है। आप कह लेंगे 100 में से 1 या 2 बंदे को ऐसा होता है कि 2 किस्म के मच्छरों ने जो वो काट लिया है, लेकिन अमूमी तौर पर क्या होता है जी, एक किस्म का जो मच्छर है वही काटता है। ठीक है जी। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि यह जब जिस दिन इस मच्छर ने आपको काटना है उससे 2 से 3 दिन के बाद जिस्म में अलामात आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, जिस्म में अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो है वो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिटर्न भी कर देते हैं ताकि आपको ज़हन नशीन जरा अच्छा सा रहे, जो है ना वो इसमें अच्छा जी, सबसे पहले देखिए जी, हमें पता होना चाहिए कि जो डेंगू बुखार है ये किस वजह से होता है। ये बेसिकली एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। ठीक है जी, नाम मैंने आपको बताया है, फीमेल एडिस इजिप्टियाई जो है वो इसका नाम है, ये जो मच्छर जो काटता है। ठीक है, लेकिन इस मच्छर के अंदर जो वायरस मौजूद होता है वो बेसिकली बुखार काज करने का जो है ना वजह बनती है। ठीक है, अब इसमें देखिए जी, मच्छर ने हमें काट लिया है, किसी शख्स को अगर मच्छर ने बिल्कुल काट लिया है तो इसमें होगा क्या कि मच्छर के काटने के 2 से 3 दिन के बाद जो है वो जिस्म में बुखार होना शुरू हो जाएगा, अचानक बुखार शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू, अचानक बुखार शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहला जो हमारे पास सिम्टम आएगा इसमें वो होगा फीवर। फीवर जो है वो हमारे पास कैसा होगा, फीवर में भी अब किस्में होती हैं, एक होता है कम दर्जा हरारत का, एक होता है ज्यादा, एक होता है शदीद दर्जा हरारत का। ये बेसिकली हमारे पास शदीद दर्जा हरारत वाला होगा, 103 104 तक ये जो है बुखार जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। 103 तक नॉर्मल होता है, 102 से 104 तक शिद्दत वाला बुखार होता है। ये बेसिकली ये वो आपका 102 से 104 तक जो है वो आपका ये फीवर जो है वो जाएगा, फ़ारेनहाइट तक जो है ना वो। ठीक है, और अब इसमें इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसमें बुखार के साथ जिस्म पे निशान बन सकते हैं, धब्बे बन सकते हैं, सुर्ख रंग के छोटे छोटे धब्बे बन सकते हैं, इनको हम कहते हैं रैश। ठीक है जी, आपने ये चीज मतलब आप में से कोई भी उसने ये चीज नोट करनी है, बुखार है क्या उसके साथ कोई रैश तो नहीं मुझे बन गया। देखना हमने अभी हमने कौन सा कोई टेस्ट करवाया डेंगू के लिए, अभी तो सिर्फ डेंगू के अलामात पे हम गौर कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, रैश के साथ मतली आना, उल्टी आना, वोमिटिंग जिसे हम कहते हैं। तीसरी जो चीज होगी वो क्या होगा, वोमिटिंग होगी। चौथे नंबर पे क्या हो सकता है, ये नजर आ रहा है नीचे स्क्रीन सबको, थोड़ा सा साइड में कर दो, चलिए उधर थोड़ा सा आप साइड में कर दें इसको। अच्छा जी, अब ये देखिए, चौथी हमारे पास, तीसरी चीज आ गई हमारे पास वोमिटिंग, उल्टी। चौथी जो चीज है वो हमारे पास आ गया जी हेडेक्स, सर दर्द। पांचवी हमारे पास चीज आ गई जिस्म में दर्द, जिस्म में मुख्तलिफ वजह, जिसको हम कहते हैं बॉडी एक्स। ये देखिए, ये आपने 6 अलामात लिखी है डेंगू की, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन होती हैं, जो कि आम है, जो कि अमूमन हर मरीज में पाई जाती हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम लिख रहे हैं 7वें नंबर पे, जो है वो होती है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जिसको हम कहते हैं कि आंखों के गिर्द बंदे को दर्द होती है। बंदा कहता है मेरी आंखें बहुत ज्यादा दर्द कर रही हैं, आंखों के पीछे मुझे बहुत दर्द हो रही है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। अब देखिए जी, एक बंदा हमारे पास आ गया जी, उसको डेंगू के साथ हम कैसे उसको सस्पेक्ट करेंगे। ठीक है जी, बंदा आया कहता है जी बुखार है मुझे, 3-4 दिन से बुखार है, उतर नहीं रहा, बहुत तेज बुखार हो रहा है। हम उससे पूछेंगे जी बुखार कितना है आपको, क्या नोट किया या नहीं किया, वो हम उससे पूछ लेते हैं। फीवर के साथ हमने जो चीज नोट करनी होती है वो होती है रैश, जिस्म पे कोई रैश तो नहीं है, वोमिटिंग, हेडेक, बॉडी एक्स, जिस्म में दर्द, बोन पेन। इसमें क्या होता है, जिस्म में दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है, और चौथे नंबर पे आंखों के गिर्द दर्द हो सकती है।
ये जो है हमारा बेसिकली ये जो अलामात हैं ये डेंगू की हैं। इसमें अब बेसिकली हम मरीज को दाखिल करते हैं, वो बंदा हमारे पास आता है कि हमें कहता है बुखार है, उसके अलावा हम उससे पूछ बुखार के साथ फीवर के साथ इन 6 में से अगर कोई भी 2 अलामात हैं तो हमारा जो सस्पेक्ट है, जिसको हम कहते हैं जो सस्पेक्टेड केस, वो हमारा डेंगू में आ जाएगा। अगर फीवर के साथ इन 2 में से कोई भी अलामात है, ये आप सबको ज़हन नशीन हो जानी चाहिए। रैश, किसी किस्म के जिस्म पे निशानात, उल्टी, सर दर्द, जिस्म में दर्द, हड्डियों में दर्द या आंखों के गिर्द दर्द, बुखार के साथ इन 2 में से अगर कोई भी चीज है तो हम कहेंगे कि ये सस्पेक्टेड डेंगू है, बगैर किसी लैब के हम कहेंगे डेंगू है। अब इसको हमने किस लाइन पे ट्रीट करना है? हमने इसको डेंगू की लाइन पे ट्रीट करना है। ठीक हो गया जी। अब ये डेंगू, अब इसमें जो नेक्स्ट हम आप हॉस्पिटल में आते हैं, आप कहते हैं जी मुझे बुखार है, साथ सर दर्द है, साथ आंखों के गिर्द दर्द। अब आपके हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे? वो आपका सिंपल एक ब्लड सैंपल ले लेंगे। ठीक है, सिंपल आपका ब्लड सैंपल ले लेंगे, उसमें से जो है वो आपका जो ब्लड सैंपल में वो आपका देखेंगे, सिंपल नाम सिंपल करेंगे, ज्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली 9-10 के हमको आइडिया होगा जो है इस चीज का। उन्होंने सिंपल आपके 2 टेस्ट करने हैं। आपका यहाँ तो कर लेंगे NS1 टेस्ट कर लेंगे, अमूमन सारों को पता होना चाहिए वो डेंगू के लिए टेस्ट होते हैं। NS1 होता है, दूसरा IgM टेस्ट होता है। जो NS क्वेश्चन था सिम्टम्स के जी जी आमतौर पे जब मच्छर काटने से बुखार होता है तो सर्दी लगती है मरीज को, इसमें भी सर्दी लगती है? बिल्कुल। देखिए आपका कोई भी बुखार है, ठीक है जी, ये एक अक्सर हम कहते हैं जी जिस बुखार में सर्दी ज्यादा लगती है ना उसको हम मलेरिया कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, इतनी सर्दी लगती है कि जो बंदा है, जो पेशेंट है, वो अपने ऊपर कंबल लेना शुरू कर देता है, इतनी ज्यादा सर्दी लगती है। ठीक है जी, लेकिन आप आज एक बात ज़हन में रखें कि बुखार किसी भी किस्म का है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो टाइफाइड है, उसमें सर्दी लग सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर इसमें सर्दी लग रही है तो ये मलेरिया हो गया। ठीक है जी, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। हर बुखार में सर्दी लग सकती है, जो है ना वो ये कॉमन है, आप ये सब लोग ज़हन में रखें। लेकिन अगर एक पेशेंट है वो उसको शदीद ही मतलब वो कह लें कि कंटिन्यूस उसको शिवरिंग हो रही है और इतनी शदीद शिवरिंग है कि उसने जो है वो ऊपर 2-3 कंबल लिए हुए हैं, फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये ज्यादा क्या होगा, ये क्या चीज हो सकती है, ये जो है वो मलेरिया हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप कह लीजिए अगर सर्दी लगती है इसमें ये डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये कह लीजिए स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है डेंगू के लिए, जो है ना वो सर्दी का नहीं, आप कैसे रूल आउट नहीं करेंगे? आप रूल आउट नहीं आप करेंगे। ठीक है जी, अब ये जो मैंने सिम्टम्स लिखे हैं इससे आप रूल आउट कर लेंगे कि जो है वो डेंगू जो है वो पेशेंट को हो गया। ठीक है जी, आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने आपका जो है वो ब्लड लिया है एक सिरिंज में, उसमें उन्होंने टेस्ट चेक कर लेना आपका जो है वो, अगर आप बुखार होने के 5 दिन के अंदर आ गए हैं तो जो आपका टेस्ट पॉजिटिव होगा वो बेसिकली NS1 पॉजिटिव आ जाएगा आपका। ठीक है जी, हम इसमें क्या कह देंगे कि जनाब ये जो पेशेंट है ये हमारा कंफर्म केस बन गया है डेंगू का। पहले सस्पेक्टेड था इन अलामात की वजह से, लेकिन जब हमने ये टेस्ट करवा लिया NS1 अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम दाखिल कर लेते हैं। लेकिन अगर देखें NS1 पॉजिटिव नहीं आया तो हम मरीज को घर नहीं भेजेंगे, हम मरीज को रख लेंगे वहां पे। हम कम से कम 3 से 4 दिन वेट करेंगे कि अगर 3 से 4 दिन तक भी NS1 पॉजिटिव नहीं आता फिर हम मरीज को जब घर भेज देंगे। ठीक है, मतलब ये मरीज का क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो वो जो है आप समझे कि डेंगू मुझे है ही नहीं है। हम वेट करते हैं, हो सकता है वो थोड़ा लेट अपीयर हो, ब्लड में जो है वो उसकी जो अपीयरेंस है वो ब्लड में लेट हो, इसलिए हम कम से कम 5 दिन वेट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम मरीज को जो है वो हम बेसिकली इसके जो है वो डेंगू जो वायरस है ये जिस्म में जाके करता क्या है, इसने आपके जो जितने भी आपके खून के खुले हैं जो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, जो आपकी हड्डियों के गोदे से प्रोड्यूस होते हैं, इसने वहां पे जाके एक्ट करना है। डेंगू वायरस ने जाके वहां पे एक्ट करना है। इसने जब वहां पे जाके एक्ट करना है तो आपकी जो लैब फाइंडिंग्स होती हैं जिसमें आप सबसे पहले जो ब्लड काउंट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें नंबर 1 पे आपके पास क्या आ जाते हैं, जो आपके प्लेटलेट्स हैं, आपने अमूमन सुना होना है ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बिल्कुल जी, शाबाश।
जब हम अपना ब्लड का टेस्ट करवाएंगे, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, सीबीसी हम जिसको कहते हैं, इसमें हमारे पास क्या होगा? अच्छा, आपको मैं सिंपल करके बताता हूं। आपके पास जो है वो, ये मुझे जरा एक सेकंड ये पकड़ा दीजिए जी, थैंक यू। ये आपके पास गुलदान है, आपने इसको पानी से भर दिया है, ठीक है जी। आप अगर इसको पानी से भर देते हैं, अगर आप नीचे 2-3 सुराख कर देते हैं, तो क्या ये पानी से भरा रहेगा? नहीं भरा रहेगा, ये कुछ देर बाद खाली होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको तशबीह देते हैं अपने खून की नाली से। ये समझे, हमारे पास खून की नाली है, इसके अंदर खून है। ये जो डेंगू वायरस है, इसने करना क्या है? इसने आपकी नाली में जाके छोटे छोटे सुराख कर देने हैं, ठीक है जी। इसने आपकी नाली में जाके जब छोटे छोटे सुराख कर देने हैं, तो वहां से क्या होना है? ब्लड में मैंने आपको बताया 3 किस्म के सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आपके होते हैं। जो सबसे छोटे साइज के होते हैं ना, वो होते हैं प्लेटलेट्स। सबसे पहले क्या होगा जी? ब्लड से प्लेटलेट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। आपकी एनालिसिस से जब प्लेटलेट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आप जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड में हो रहा ही नहीं, आपके प्लेटलेट्स, हम फिर कहते हैं जी वो हमारे जो सफेद खुली है वो कम हो गए हैं। वो नॉर्मल इनकी लिमिट होती है 1.5 लाख से 4 लाख। ये मरीजों में 10 से 15 हजार तक भी आ जाते हैं। मसलन 1.5 लाख हमारी मिनिमम लिमिट है, ये 10 से 15 हजार तक भी आ जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें जब तक मरीज के जिस्म के किसी हिस्से से खून नहीं आता, मसलन नाक से खून का आना, या मसूड़ों से खून का निकलना, या पेशाब के रास्ते से खून आना, या जो है वो पखाने वाले रास्ते से खून आना, ये एक डेंजरस अलामत है डेंगू के मरीज में। कि अगर मरीज में ये खून आना शुरू हो गया, फिर हम कहेंगे कि मरीज सीरियस है, अब हमने इसको बड़े ध्यान से जो है वो देखना है, ठीक है जी। और जो दूसरी चीज हम क्या होगी, सबसे पहले हमने बताया जी छोटे खुली जो प्लेटलेट्स हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो उससे थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन विद द टाइम बीइंग जो सुराख थोड़ा बड़ा होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आपको बताने का मकसद ये था कि जो डेंगू के मरीज में ये जो खून निकलता है, बेसिकली ये नाक से निकलता है अमूमी तौर पे, या जो है वो निकलता है मसूड़ों से। तो ये किस वजह से निकलता है? ये प्लेटलेट्स की कम होने की वजह से निकलता है। आपको मैंने वजह बता दी है कि क्या करता है डेंगू वायरस, हमारे खून की नाली में जाके करता है, उसमें छोटे छोटे सुराख कर देता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या होगा? जो हमारे जो है वो तीसरे नंबर पे क्या होगा जी? व्हाइट ब्लड सेल्स निकलने शुरू हो गए। तीसरे नंबर पे जो है वो पानी, जो हमारी खून की नालियों में पानी है वो निकलना शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा ब्लड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें 60% वाटर होता है। हमारे ब्लड में 60% वाटर होता है, प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं। 30% 35% ब्लड सेल्स होते हैं जो है ना वो। तीसरे नंबर पे वाटर। अब जब नालियों से पानी निकलना शुरू हो जाना है, फिर ये खतरनाक अलामत बन जानी है। फिर क्या होना है जी? मरीज का ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाना है, मरीज के दिल की धड़कन तेज हो जानी है, मरीज ने बेहोश होना शुरू हो जाना है। फिर ये जो है ये क्रिटिकल एक स्टेज मरीज की आ जाती है, ठीक है जी। ये कब आएगी? ये आप सब लोग ज़हन में रखें। एक बड़ी आम बात है कि मरीज की जो खतरनाक जो फेज है, जिसको हम क्रिटिकल फेज कहते हैं, वो बेसिकली 5वें दिन से लेके 7वें दिन तक रहती है और 24 से 48 घंटे तक ये रहती है, ठीक है जी। ये आपने ज़हन में रखना। बुखार को अगर 5 से 7 दिन ज्यादा हो गए हैं तो आप लोगों को फिर घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि आपकी जो क्रिटिकल फेज है वो गुजर चुकी हुई है, ठीक है जी। अमूमन 5वें दिन या चौथे दिन ये शुरू होती है और 7वें दिन तक रहती है। ये चौथे दिन के बुखार से लेके 7वें दिन के बुखार तक हमने मरीज को जरा ध्यान से देखना है कि यार अगर कोई कहता है ना बच्चा या कोई बंदा आगे कहता है जी कि बुखार को चौथा दिन हो गया है, फिर हमने कहना अभी जो है ना वो मरीज खतरनाक हालत में, अभी हमने इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चौथे से 7वें जो है वो इसमें। डॉक्टर साहब इसमें ये 4 दिन उसका बुखार इतना ही रहता है या कम हो जाता है? नहीं, कम हो सकता है। आपने देखिए जब बुखार होना है, आपने सिंपली 103 बुखार में तो नहीं रहना। वो तो बंदा आपने सारी बात है कोई पैराडोल लेंगे, कोई चीज लेंगे उसको कम करने के लिए, जब आप लेंगे वो ऑटोमेटिकली कम होगा। लेकिन फिर भी सीवियरिटी आ सकती है, 4-5 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, सीवियरिटी आ सकती है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली हमारी जो फीवर है ना, ये बेसिकली रहता है हमारा 2 से 7 दिन तक, ठीक है। उसमें कह लें कि बुखार शुरू हुआ 7 दिन तक बुखार खत्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बहुत ही रेयर होता है कि 7वें दिन के बाद बुखार रहे, ठीक है जी। अब इसमें ये जब हमने सारे कर लिए, अब इसमें हमने बेसिकली करना क्या है? हमने डेंगू का इलाज कैसे करना है, डेंगू में हमने देना क्या है? आप सब बच्चे देखिए माशाल्लाह 9th-10th के बच्चे हैं, सारे सीनियर्स बैठे हैं। डेंगू में किसी किस्म की कोई भी एंटीबायोटिक देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आपने जो डेंगू को ट्रीट करना है, सारे बच्चे ज़हन में रखें, घर में बताएं अगर किसी को बुखार होता है, डेंगू की अलामत आ रही है, इनमें से कोई अलामत है, आपने सिवाय पैनाडोल की कोई चीज नहीं मरीज को देनी।
बिल्कुल भी नहीं देनी। खास तौर पे डिस्प्रिन, एक अमूमन बुखार में हम लोग डिस्प्रिन यूज कर लेते हैं, उससे बिल्कुल इज्तनाब करना है। डिस्प्रिन बिल्कुल मना है। अगर आप डिस्प्रिन देंगे तो ये जो खून आ रहा है वो ज्यादा ब्लड को थिन कर देती है। डिस्प्रिन जो है वो आपने डिस्प्रिन बिल्कुल नहीं देनी। इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं डेंगू का, सिर्फ हम इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। नो एंटीबायोटिक्स, नो एंटीवायरल्स, ओनली पैनाडोल। बुखार की सूरत में आप लोगों ने पैनाडोल ले लेनी है। और तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो आपने क्या करना है, वाटर इनटेक। आपका वाटर इनटेक जो है वो अच्छा होना चाहिए। एक बंदे को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम? कोई स्टूडेंट बताइए जी मुझे, कोई बताइए जी, एक बंदे को एक दिन में कम से कम कितने लीटर पानी पीना चाहिए? तकरीबन 1.5 लीटर, कितना? 8 गिलास। 8 गिलास। लीटर्स में बताएं कितने बनेंगे? 3 लीटर कम से कम। देखिए जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 2.5 से 3 लीटर होती है। गर्मियों में ये इंक्रीज हो जाती है। अच्छा सर्दियों में सर, ये आपने लिखा है पैनाडोल। पैनाडोल तो आजकल जो है वो खत्म हो गई है। उसका आपका अल्टरनेटिव आ जाता है पैरासिट। बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैनाडोल आजकल कॉमनली यूज होती है ना, हर बंदे को पता होता है पैनाडोल का जो है वो, इसलिए हम करते हैं पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल। अब ये पैरासीटामोल जो है ना ये बेसिकली डिफरेंट नेम से आती है। पैनाडोल एक मोस्ट कॉमन है जो कि हमारे अमूमी तौर पे यूज होती है। कालपोल आपने नाम सुना होगा, सीरप कालपोल, टैबलेट कालपोल, वो भी पैरासीटामोल है। इसके अलावा 2-3 और मतलब अमूमी ड्रग्स आती हैं जिसमें सिर्फ पैरासीटामोल। आपने बेसिकली पेशेंट को सिर्फ पैनाडोल देनी है, सिर्फ पैरासीटामोल आपने देना है। इसके अलावा कोई डिस्प्रिन नहीं देनी। डिस्प्रिन हाईली कंट्राइंडिकेटेड है, हाईली ममनू है जो है ना वो आपकी डेंगू के बुखार में जो है वो आपने बिल्कुल नहीं देनी डेंगू में। अब डॉक्टर साहब हमारे आमतौर पे वो सिम्टम्स पे ट्रीटमेंट हो रहा होता है। अगर वॉमिटिंग हो रही है या पेन बहुत ज्यादा है, जैसे आप बोन एक कह रहे हैं, तो उसमें पेन किलर्स ले सकते हैं और वॉमिटिंग के लिए कुछ ले सकते हैं? आपका जो पैरासीटामोल है वो बेसिकली पेन किलर भी है। आप जब पैरासीटामोल देंगे, ऐड नहीं करें कुछ। हाँ कोई आप जब पैरासीटामोल देंगे आपका उससे बोन पेन्स भी ठीक हो जाएंगी, अगर कोई हेडेक है वो भी ठीक हो जाएगी, अगर बॉडी एक्स है वो भी ठीक हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट टाइप पेन किलर है पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक भी है, वो मैं आपको बताने लगा वोमिटिंग के लिए। ठीक है, आप देखें एक मरीज आ गया, उसको वोमिटिंग भी है, उल्टी भी है। मैंने तीसरे नंबर पर चीज लिखा वाटर इनटेक लिखा है। जब मरीज उल्टी करेगा तो जाहिर बात है पानी की कमी तो उसमें होगी। ठीक है, हमने जो पहली चीज उसमें करनी है, उसमें आपने उल्टी में पेशेंट को पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा देना है। मैंने आपको बताया कि 2.5 से 3 लीटर जो है वो कम से कम हर बंदे ने पानी पीना है। उस बंदे ने खास तौर पे जिसको डेंगू की अलामत जाहिर होना शुरू हो गई है। ठीक है जी, 2.5 से 3 लीटर पानी आपने लाजमी पीना है। ठीक है, क्योंकि जब बुखार की सूरत होती है, 103 बुखार होता है, तो जिस्म में वैसे ही पानी की कमी शुरू हो जाती है, पानी कम होना शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपने उस डिहाइड्रेशन को कवर करना है। वो आप लोग कैसे करेंगे? वो आपने अपना पानी का इंटेक जो आपका सादा पानी है, साफ पानी है, वो आप लोगों ने 2.5 से 3 लीटर कम से कम जो है वो आप लोगों ने लाजमी पीना है। अब 1-2 अगर उल्टी हुई ना मरीज को तो उसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है। आप पेशेंट को पैनाडोल दें, पानी पर दें, पेशेंट का जब वो अच्छा रखें तो क्या होगा जी, वो जो वोमिटिंग है वो खुद ब खुद सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उल्टी ज्यादा हो रही है, हम उसमें क्या करें? तो फिर आपने घर में उसको कुछ नहीं करना, फिर आप उसको हॉस्पिटल ले आए। ठीक है, फिर वहां पे जो भी ड्रग्स लगेंगी जो उल्टी वगैरह को रोकने की वो वहां पे लगेंगी, वो फिर घर में क्योंकि वो देखें वो फिर सीवियरिटी की तरफ चल जाएगा। अगर मतलब 2-3 उल्टी आई है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हो गई है फिर उसको घर में रखने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको हॉस्पिटल ले आए। अगर बुखार भी नहीं उतर रहा, उसके साथ उल्टी भी मुसलसल हो रही है या सर दर्द जा नहीं रही, तो फिर जो आपने मरीज को अस्पताल ले आना है। ठीक हो गया जी, ये अब आपका बेसिकली ये आपका इलाज है डेंगू का। अब हमने डेंगू से जो है बचना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेंगू अवेयरनेस के वाले से। आपको जरा और भी बताया ताकि पता हो डेंगू में होता क्या है। अब डेंगू से हमने बचना कैसे है? आपने डेंगू की अक्सर तस्वीर देखी होनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में चलाती है जी। सुर्ख और सफेद और जो है वो स्याह धब्बों वाला एक मच्छर होता है जो है ना, वो ये स्पेसिफिक मच्छर है। वो अक्सर आप उठते देखिए हमें नजर आ जाता है ये मच्छर, वो अगर ही नजर आता है मच्छर जो है ना वहां पे। ये मच्छर जो है ये बेसिकली आपके अगर
मामूली सा पानी है, कह लें कि 10 ml या 5 ml, आपने एक आधे लीटर वाली आपने बोतल ली है पानी की, आपने पी है, थोड़ा सा पानी बच जाता है, आपने ऐसे नीचे फेंक दी है। अब उसमें मामूली सा पानी है, हो सकता है 2-3 ml पानी हो, वो जो एंड में बच जाता है, ये मच्छर उसमें भी ग्रो कर सकता है, ये मच्छर उसमें भी ग्रो कर सकता है। तो आपने करना क्या है, बेसिकली आपने अपने घरों में, स्कूलों में और जिन जिन जगहों पे अमूमी मतलब पब्लिक जो प्लेसेस हैं, वहां पे आप जब जाएं तो आप देखें कि पानी जो है वो किसी जगह पे खड़ा ना हो। खुसूसी तौर पे आपके घरों में, अगर आपका लॉन है तो आपके गमलों में जो आपके पानी के बर्तन है वो बिल्कुल कवर होने चाहिए। अगर पानी इस्तेमाल वाला नहीं है तो उस पानी को जाया कर दें। पानी किसी चीज में खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप आधा लीटर पानी पी के जो बोतल फेंकते हैं उसमें जो 5 से 10 ml पानी बच जाता है, उसमें भी ये मच्छर ग्रो कर सकता है। तो आप बच्चों ने सामने क्या करना है कि एक तो पानी की कोई भी चीज है उसको प्रॉपर डस्टबिन में फेंकना है, उसको बंद करके फेंकना है कि ना उसमें मच्छर जा सके, ना वो मच्छर जो वहां पे जाके अपनी ब्रीडिंग कर सके, यानी अंडे वगैरह दे सके और मजीद उससे जो है वो फैल सके जो है ना वो। हमने अपने पानी के बर्तन, गुलदान, इनको मुकम्मल तौर पे खुश्क रखना है। जब भी पानी दें तो फौरन देखिए, हम ध्यान रखें कि जो है वो फटाफट वो पानी यहाँ अब्सॉर्ब हो जाए या उसके अंदर खड़ा ना रहे पानी। तीसरे नंबर पे आपकी छतों पे जब आप जाते हैं, अक्सर जो आपके ड्रेनेज पाइप्स होते हैं, बारिश होती है वो बंद हो जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता, छत पे कोई जाता नहीं, वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि छत पे जब जाए देखें कोई कचरा वगैरह तो नहीं पाइप्स में आ गया कि छत पे पानी की खड़ा ना रहे। ये भी तो एक वजह है मच्छर के फैलने की, डेंगू के फैलने की। आपने ये चीज देखनी है कि जो है वो पानी किसी भी जगह पे जो है वो खड़ा ना रहे, बर्तन में किसी भी जगह पे बिला वजह पानी ना रहे। अगर है इस्तेमाल के काबिल है तो उसको डांप देना है आपने। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, बच्चों ने जब भी बाहर जाना है, खासतौर पे शाम के वक्त या सुबह सुबह के वक्त फजर के बाद, तो आपने फुल स्लीव्स पहन के जाना है, हाफ स्लीव्स में नहीं जाना, ठीक है जी। क्योंकि और आपकी जो पैंट्स हैं या ट्राउजर है, सलवार है, वो आपकी घुटनों टखनों तक होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ये जो गर्दन का एरिया है ये प्रॉपर डंपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये जो मच्छर काटता है ये ज्यादा ये गर्दन पे काटता है, यहाँ ये आपके पैरों में काटता है। आपकी जो जूती है वो प्रॉपर कवर होनी चाहिए, ठीक है। ये सब बच्चों ने ध्यान में रखना है जी कि फुल स्लीव्स होनी चाहिए आप जब बाहर निकले शाम के वक्त। तो तीसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने वो जो मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक हो गया। मतलब वो जो मच्छर क्या है, मच्छर भगाने जो क्रीम है या लोशन जो भी आ रहे हैं वो आपने लाजमी इस्तेमाल करके निकलना है रात को। अब वो बंदे जो खुले छत में, जो खुले आसमान में सोने के आदी हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, उसके बगैर नहीं सोना इस मौसम पे, खास तौर पे क्योंकि शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में डेंगू के इम्कान बहुत कम होते हैं। अभी नॉर्मल सा मौसम चल रहा है, तो इसमें जो है वो जिस बंदों ने बाहर सोना है, जिन लोगों ने बाहर सोना है, उन्होंने मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी करना है, ठीक हो गया। और इसमें एक और चीज जो आपने ज़हन में रखनी है कि आपकी जो डाइट है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर पिए, कोशिश करें 1 से 2 अंडे लाजमी खाएं। इससे क्या होगा कि आपकी कुव्वत मुदाफत जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। उससे भी हो सकता है आपको डेंगू हुआ हो लेकिन आपको इसमें से कोई भी अलामत ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपको सिर्फ बुखार हो सकता है आपको सिर्फ जो है वो सर दर्द हो। जरूरी नहीं कि हर मरीज में जो सारी अलामत हो सकती हैं, लेकिन अगर एक बंदा बड़ा ही कमजोरी महसूस कर रहा है जी, 5 दिन है बुखार हुआ था हल्का सा, इंतहाई कमजोरी है जी, वो नहीं उठा ही नहीं जा रहा, 4-5 दिन हो गए, तो फिर आपने क्या करना है, उस मरीज को आपने अस्पताल में ले आना, ठीक होगा। वहां पे घर में इलाज नहीं करना जिसमें जरा से भी खतरे वाली आप अलामत देखें। इसमें जो अलार्मिंग सिचुएशन है डेंगू में, वो 3-4 साइंस हैं, वो आपने नोट कर लेने हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ब्लीडिंग इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन और स्टूल, ये खतरनाक साइंस है डेंगू के। ये 3 जो ये खतरनाक साइन है, लेकिन ये कह लें कि लेस देन 1% लोगों में ये साइंस आते हैं, ठीक है, बहुत कम लोगों में आते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। अब हमने जो है वो
सब लोगों को जो है वो डेंगू का ओवरव्यू आ गया, हमने इससे बचना कैसे है ये भी सब लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अब किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो पूछ डॉक्टर साहब इसमें पूछना था कि जैसे आप कह रहे हैं सिर्फ वो फीवर है, बाकी अलामात नहीं है वैसे सच, तो फिर टेस्ट से पता चलेगा इसको डेंगू है या क्या? अब बुखार है, बुखार में क्या फिर ज्यादा लगता है? अच्छा, तीन चीजें मैंने लिखी है डेंगू में, एक सस्पेक्टेड केस, प्रोबेबल केस जी और थर्ड लिखा है कंफर्म केस। कंफर्म केस। ठीक है जी। एक बच्चा हमारे पास आ गया, वो कहता है जी मुझे बुखार है, 3-5-6 दिन हो गया बुखार नहीं मेरा उतर रहा। हम उससे पूछते हैं जी आपको कहीं पे उल्टी तो नहीं है? वो कहता है जी नहीं। सर दर्द तो नहीं है? जी सर दर्द है। जिस्म में दर्द तो नहीं है? जिस्म दर्द भी बड़ा करता है। ठीक है जी। और कोई मसला तो नहीं है? आंखें भी बड़ी दर्द कर रही हैं। अब उसमें तीन चीजें हमारे पास आ गई। उसने कह दिया जी हेडेक, बॉडी एक्स और रेट्रोऑर्बिटल पेन, फीवर प्लस एनी 2 सिम्टम्स। ठीक। फीवर में इसमें से कोई भी 2 सिम्टम है बुखार के साथ, तो हम कहेंगे कि ये सस्पेक्टेड केस है, ये शक वाला केस है, ये डेंगू हो सकता है। ठीक है जी, ये डेंगू हो सकता है। अब उसमें हमने क्या करना है? अब आपने जो पूछा कि जब बुखार हो सकता है, लैब में पता चलेगा कि नहीं। अब बुखार के साथ इन 2 अलामत आ गई हैं, तो आपने शक करने लग पड़ना जी डेंगू है। आप उसको हॉस्पिटल में ले रहे हैं जी डेंगू है, बुखार है, उतर नहीं रहा, साथ ये मसले हैं, तो वो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे? आपका ब्लड सैंपल ले लेंगे, जिसको हम सीबीसी कहते हैं। आपकी सीबीसी करेंगे। सीबीसी में अगर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कम आते हैं और आपके प्लेटलेट्स कम आते हैं, तो हम कह देंगे जी प्रोबेबल केस है, ये उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चला गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है जी। आपकी लैब्स में सीबीसी में ये पता चलेगा हमें कि ये केस प्रोबेबल है या नहीं है। ठीक है जी। अब आपने ये 2 चीजें करवा ली। अब अमूमन होता क्या है कि जब मरीज का हम साथ ही ये जो NS1 कर देते हैं, ये NS1 टेस्ट जो करते हैं, ये कभी पॉजिटिव भी आ जाता है, कभी नेगेटिव भी आ जाता है। अब जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे जी पॉजिटिव है। मरीज हमारे पास फीवर के साथ आया और इन 2 अलामत, इनमें से किसी 2 अलामत के साथ आया, हमने टेस्ट किया, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कम है और प्लेटलेट्स भी कम है, हमने मरीज को दाखिल कर देना है। मैंने आपको बताया आगे भी कि हमने मरीज को भी 5 दिन तक दाखिल रखना है, जब तक ये NS1 पॉजिटिव नहीं आ जाता। अगर 5 दिन तक भी NS1 पॉजिटिव नहीं आता, तो फिर हम कहेंगे कि मरीज डेंगू से आउट हो चुका है, अब मरीज को दाखिल रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मरीज को हम घर भेज देंगे। ठीक हो गया। तो कंफर्म केस हमारा NS1 पे होगा, जो डेंगू का टेस्ट कंफर्म करते हैं। प्रोबेबल हमारा ये सीबीसी की रिपोर्ट में, ब्लड की रिपोर्ट में हो जाएगा, और सस्पेक्टेड हमारा हो जाएगा फीवर और इनमें से किसी भी 2 अलामत में से जो है वो। तो अब आपका जवाब मेरे ख्याल से इसमें सही हो गया। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये टीचर ने करना है क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन है डेंगू के बारे में, किसी किस्म का भी तो वो पूछ लें जो। सर इसमें जो ये थर्ड पे कहा था कि पानी ज्यादा मरीज को पिलाया जाए, जी जी। तो पानी के अलावा कोई और हम लिक्विड नहीं बिल्कुल दे बिल्कुल दे सकते हैं पानी, मतलब वाटर इनटेक स्पेसिफिक हो गया। बेसिकली हमने पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर रखना है, हाइड्रेशन बेहतर होनी है, वो आप फ्रेश जूसी से रखें, बिल्कुल फ्रूट्स की लाइन फ्रेश जूसी से रखें या पानी से रखें, वो आपकी अपनी मर्जी है। डेली वाटर इनटेक से मुराद अमूमी तौर पे हम वाटर लेते हैं, इस वजह से वाटर मेंशन कर दिया जो है ना वो। एक चीज इसमें सब बच्चे भी और जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो भी ज़हन में रखें कि डिस्प्रिन बिल्कुल नहीं देनी मरीज को, बिल्कुल नहीं देनी। अमूमी तौर पे जो देहात के लोग होते हैं वो जब अक्सर आपको पता है हमारे शहरों में देहातों में कह लें कि 70-80% तो अताई डॉक्टर्स हैं वो बैठे होते हैं, डिस्पेंसर्स बैठे, उनको नहीं पता, उन्होंने बुखार के लिए दिल करे डिस्प्रिन दे दें, वो मरीज बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो जाएगा। ठीक है जी। हमारी एक और इसमें आती है एनसिड, जिसको हम कहते हैं, आपने शायद सुना हो, डिक्लोरान टैबलेट आए, इबुप्रोफेन है वो, जिसमें हम कहते हैं ब्रूफिन जो टैबलेट है वो भी इसमें नहीं देनी होती। नहीं एरिनेक आप दे, एरिनेक में भी ब्रूफिन, एरिनेक भी आपने देनी, उसमें भी ब्रूफिन होता है। ठीक है, आपने जो एनसिड है बेसिकली
ये आपने इनमें बिल्कुल नहीं देनी होती, मतलब आप लोगों ने क्या लग रही है, मोटी सी बात है कि डिस्प्लिन और ये एनसीड्स जिसमें हो वो हमने बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है। बाकी सिर्फ हमने पैरासीटामोल से मरीज का ट्रीट करना है, मरीज का हाइड्रेशन स्टेटस हमने बेहतर रखना है, और तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, मरीज की डाइट अच्छी रखनी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करवाना है। प्रोटीन वाली जो डाइट्स हैं वो वाली ज़्यादा देनी चाहिए। बिल्कुल प्रोटीन वाली डाइट्स। अब प्रोटीन की डाइट्स में देखें अक्सर हम कहते हैं जी कि वो वीकनेस हमारी रिसर्च इसलिए कि अगर मरीज को दिल का मसला है तो आपने जल्दी नहीं देनी, कहते थे कि जल्दी। अब जो न्यू रिसर्चेस आई है उसमें ये है कि एक जो दिल के मसले वाला बंदा भी है वो भी 1 से 2 जर्दी डेली की खा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। जो अंडे की मेन जरी है वो जर्दी में पड़ी होती है, ठीक है। तो आपने 1 से 2 अंडे हर बंदा रूटीन बना ले, डेली में जब बॉइल करके बेशक खा ले या देसी घी में फ्राई करके खा ले। उस नंबर पे आपका जो प्रोटीन है वो आपके ये जो मीट है इसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आपका जो है वो मटन आ गया या बीफ आ गया, 200 से 250 ग्राम हर बंदा इजीली ले सकता है। 200 से 250 ग्राम चाहे शुगर वाला चाहे ब्लड प्रेशर वाला 200 से 250 ग्राम ले सकता है, बीफ भी मटन भी। ये आपकी प्रोटीन वाली डाइट्स हैं कि जब आप ये लेंगे तो बेसिकली जितना भी आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो प्रोटीन से स्ट्रांग होती है। आप यखनी का इस्तेमाल करें, साथ 2-3 आप जो है वो बोटियां खा लें, जो चाहे मटन की खाएं चाहे बीफ की खाएं, जो है वो ठीक है। ये आप उनसे प्रोटीन ही टेक अपना डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज जो डाइट में जो आप नहीं देंगे, कोई है ऐसी चीज? कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ उन ड्रग्स के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। डेंगू में डाइट के हवाले से किसी किस्म का कोई परहेज नहीं है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज है, शुगर है, उसने अवॉइड करना है कि जब वो ज्यादा मीठा ना खाए, वो बस अपनी एहतियात है। लेकिन ऐसा खुराक के हवाले से डेंगू के मरीज में किसी किस्म की कोई भी परहेज नहीं है, जो दिल करता है वो खिला सकते हैं आप उसको, जो है ना। डॉक्टर साहब ये घरेलू टोटके और जो सोशल मीडिया टोटके उनसे बचें। हाँ, उनसे बचें, जो है ना वो बिल्कुल। ये जो आपने बात की है डॉक्टर साहब के मीट देने, तो जो जिस बंदे को बुखार होता है उसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम उतना वर्क ही नहीं कर रहा होता उस तरह। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल किस तरह मतलब है ये लिक्विड जर्नी की सूरत में हम करने मीट को, या इसको किसी और तरीके से कर देंगे, किस तरह? आप जब यखनी देंगे ना, यखनी देंगे उसमें जो आपकी बोटियां, आप उनको जब कीमे की शक्ल जब कर लेते हैं, उसको कहते हैं मिन्स कर ले, मिन्स्ड मीट जो होता है वो जो बिल्कुल छोटा छोटा हो जाता है इजीली, वो मरीज जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन आपने देखिए अगर मरीज को सीरियस है तब तो आपने बिल्कुल नहीं देनी, तब तो हम रोटी चावल और ये मीट से बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि वो मैदा इस काबिल ही नहीं होता। आप खिलाएंगे तो फौरन उल्टी आ जाएगी उससे। आपने तब सिर्फ फ्रेश जूसेस, पानी और जो है वो नरम ग़िज़ा जिसमें दलिया वगैरह आ गए, खिचड़ी वगैरह, ये आपने देनी है मरीज को, जो है ना वो ठीक है। जो ही मरीज थोड़ा सा बेहतर हुआ, आप समझते हैं कि आप मरीज खा सकता है, आपने तब जो है वो ये आप कीमा वगैरह ऐड करते जो है उसमें, या वो साथ मरीज का दिल भी कर रहा है, दिल भी कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मरीज का दिल नहीं कर रहा है वो तो कोई चीज नहीं है। वो देखें जब बुखार होता है ना तो उम्मीद तौर पर किसी चीज का दिल ही नहीं करता खाने का, जो है ना वो ठीक है। वो बुखार की वजह से फिर पानी की कमी जिसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें पता तो नहीं चलता, ठीक है नहीं। आपने फिर उसमें क्या करना है, मरीज को पानी, मेन आपका है कि आपने मरीज का पानी अच्छा रखना है। मेरी ये चीज है कि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, डिहाइड्रेशन से बचाना है आपने मरीज को, सबसे इंपॉर्टेंट। वो लिक्विड जो है वो यूज करता रहे, मुसलसल लिक्विड यूज करता रहे, बाकी चीजें माइनर हैं। अगर वो खा सकता हो सकता है पानी पीने का ना दिल करे, आप उसको कोई फ्रेश जूस ला के दें, उसका वो दिल करेगा, उसका वो पीने का, जो उसको पसंद है तो आप उसको वो प्रेफर करेंगे, वो आप उसको दें। डॉक्टर साहब छोटे 2 क्वेश्चन है। एक तो मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ कि जब बुखार के साथ सर्दी लगती है, ठंड लगती है, तो आप बीमार के नमूनिया की शिकायत है, तो पूछना ये था कि नमूनिया बुखार हो गया है तो उसमें डाउट होता है कि इसको डेंगू हो सकता है, और प्लस नमूनिया का कोई ट्रीटमेंट थोड़ा सा। देखिए वो जो अभी वो आगे क्वेश्चन उन्होंने किया था, मैंने बताया था कि जो बुखार है ना, बुखार के साथ अगर सर्दी लगती है उसको हम कहते हैं राइगर्स एंड चिल्स। जी जी, ये आपकी कह रहे हैं कि हर किस्म के बुखार में हो सकते हैं, निमोनिया वाली शिकायत नहीं है। निमोनिया तो हम तब कहेंगे ना कि मरीज को साथ खांसी भी है और साथ जो है वो कह लेंगे चेस्ट में इन्फेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, बलगम आ रही है, रेशा आ रहा है, ठीक है जी। खाली ठंड है, खाली ठंड अब मरीज कांप रहा है, इतना कांप रहा है ऊपर, ये हर किस्म के बुखार में हो सकता है। हम जो स्पेसिफिक करते हैं, अगर बहुत ज्यादा काम किस कहते हैं, ये मलेरिया भी हो सकता है। सही सही। जब तक ये टेस्ट ना हुए हो तो हम तो खाली अलामात की बिना पर हम देखेंगे बुखार या सर्दी लग रही है, वो डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर 2 सिम्टम्स आ गए, हम कहेंगे जी अब डेंगू सस्पेक्ट हो गया। अगर फिर हमने टेस्ट किया वो पॉजिटिव, हमने प्रोबेबल केस हो गया,
उसके बाद NS1 करवा लिया पॉजिटिव कंफर्म केस, आप डेंगू में हमने इसको हॉस्पिटल में एडमिट करने घर में आपके ट्रीटमेंट ऐसा नहीं। कितने दिन में मरीज रिकवर होता है फुल? मरीज की जो रिकवरी फेज है, जो मरीज का जो हम किसी भी डिजीज का कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स टू द मैक्सिमम डे टिल द सिम्टम लास्ट। ठीक है जी, जो मिनिमम दिन है बुखार, जो 4 दिन से लेके 10 दिन तक जो है ये बुखार अमूमी तौर पे रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है जी, आप सब लोग एक लाइन याद कर लें, फीवर लेस देन 2 days एंड मोर देन 10 days कैन नेवर बी अ डेंगी। लेस देन 2 days मोर देन 10 days कैन नेवर बी अ डेंगी। ये लाइन सब लोग नशीन कर लें। बड़ी आम सी बात है जी कि अगर मरीज है कहता है मुझे कल बुखार हुआ है, हम डेंगी नहीं सस्पेक्ट करेंगे। अगर कहता है जी मुझे 2 हफ्तों से बुखार है, फिर भी डेंगी नहीं सस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि मरीज का जो डेंगी का बुखार है वो अमूमन 10 दिन तक खत्म हो जाता है। ठीक हो जाए, फीवर लेस देन 2 days एंड मोर देन 10 days कैन नेवर बी अ डेंगी। हो सकता है डेंगी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एक अमूमन कह लेंगे यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन थ्योरी आप कह सकते हैं कि है ये 4 to 10 days, 2 से 10 days तक जो है ना वो डेंगी रहता है। फीवर मोर देन 2 days, less than 10 days is considered dengue fever. Any other question? बच्चों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं है बच्चों के फीवर है, ये मलेरिया जो है ना वो देखिए हर जो बुखार है ना उसकी बेसिकली स्वेटिंग होती है। जैसे ये आपका जो डेंगू फीवर है ना आपका एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, आपका मरीज इसमें जरूरी नहीं कि इन अलामात के साथ पहुंचे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी आपका हो सकता है। उसके बाद आपका मॉडरेट डिजीज में भी प्रेजेंट कर सकता है। सीवियर डिजीज कब कहेंगे? जब ब्लीडिंग हो जाएगी। इसी तरह मलेरिया है कि मलेरिया में भी यहाँ तो मरीज हो सकता है कि मलेरिया हुआ है, उसके बहुत ज्यादा मरीज को सर्दी लग रही है, काम पर है, सर्दी नहीं जा रही मरीज की जो है ना वो, तो हम कहेंगे कि मलेरिया है। अब इसमें फिर हम मलेरिया को प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना उसकी, तो प्रॉपर दवाइयाँ जो हम देते हैं मरीज को। उसके बाद अगर मलेरिया में नेक्स्ट जब क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है, वो फिर आप कह रहे हैं कि वो शिद्दत वाली बीमारी होती है, उसमें फिर टेस्ट वगैरह करके उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रीट करना होता है। लेकिन इसमें सेम मलेरिया में भी यही स्टेजेस होती हैं, एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज और सीवियर डिजीज। ये चीज़ हम उसमें आ जाएगी जो है ना। लेकिन वो फिर बहुत छोटे बच्चों में भी हो सकता है डेंगू। डेंगी छोटे बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपको बताऊं, एज अ फोकल पर्सन डेंगी और डेंगी में जो भी 1-2 माह से हम कर रहे हैं सारा, कोई भी मरीज जो है वो 12 साल से कम हमारे पास नहीं आया। ठीक हो, बहुत कम चांसेस है। ये इसके बेसिकली ये रिसर्च ही है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जितने मरीज देखे हैं वो 12 साल से ऊपर देखे हैं, 12 साल से नीचे मैंने डेंगू के कोई मरीज नहीं देखा ठीक है, जो हॉस्पिटल में दाखिल हुए। जी बेटा कोई क्वेश्चन आपका? फीमेल जो नुकसान होता है जबकि मेल वायरस नहीं जाता उसकी फीमेल वायरस, ये जो मच्छर की बात, मास्क, ठीक है, शाबाश। इसमें ये है कि देखें वो जो वायरस है ना जिसको हम कहते हैं डेंगू वायरस, ठीक है जी, ये हर डिजीज की अपनी एक हैबिटेट होती है, अपनी एक स्टाइल होता है, अपनी एक नेचर होती है ट्रांसमिट होने की। ठीक है, अब कुछ में जो है वो मेल जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी डिजीज का करा सकते हैं। ये बेसिकली जो रिसर्चेस हुई है ना, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, उसमें जब हमने लैब्स में इसको जाके देखा है तो जो मोस्ट कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो मोस्टली फीमेल्स होती हैं, फीमेल ऑर्गेनिजम्स। आपका जो क्या नाम है उसका मलेरिया, वो भी फीमेल मच्छर के काटने से, वो भी मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि आपकी फीमेल्स ने ब्रीड करना होता है, उन्होंने अंडे देने होते हैं और उनकी जो ट्रांसमिशन है वो सबसे ज्यादा होती है। मेल्स ने तो नहीं ऐसा करना था, बच्चे पैदा करना काम फीमेल्स का है। ठीक है, तो आपकी जो डिजीज, अब देखें एक मच्छर है, उसने एक इन्फेक्टेड डेंगू पर्सन को काट लिया है, एक डेंगू मच्छर का, एक डेंगू बुखार का मरीज है, उसको एक मच्छर ने काट लिया है। अब जब उसको काट लिया है, अगर मेल ने काटा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर फीमेल ने काटा है तो फीमेल ने अंडे भी देने हैं। जब उस फीमेल मॉस्किटो ने काट के अंडे दिए तो जितने भी अंडे होंगे वो सब इन्फेक्टेड होंगे डेंगू वायरस से। ठीक है, इस वजह से जो मोस्ट कॉमन है वो फीमेल जो है वो मॉस्किटो जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब इसमें एक क्वेश्चन ये है, अगर एक डेंगू का मरीज है, पेशेंट है, उसको आम मच्छर काट लेता है कोई,
और वो ही मच्छर फिर किसी दूसरे बंदे को काटता है तो वो शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक डेंगू का मरीज है, उसको एक मच्छर ने काट लिया, उसी मच्छर ने अगर दूसरे बंदे को काट लिया तो आपका ये ट्रांसमिट हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। लेकिन जो उसके ट्रांसमिशन डेज हैं, कह लें कि वो जो इन्फेक्टिविटी है वो 4 to 5 डेज होती है। अगर 4 से 5 दिन के अंदर काट लिया मच्छर ने फिर होगा, अगर 10वें दिन के बाद जाकर फिर नहीं होगा, क्योंकि वाइट लोड कम हो जाएगा। घर में अगर किसी एक को डेंगू हो गया तो आप समझे कि सारे पकड़े जाते हैं, फिर आमतौर पर ऐसे ही हो रहा है। नहीं देखिए, अगर घर में एक बंदे को हो गया ना डेंगू हो गया तो बाकी ने एहतियात करनी है। बाकी जब फुल स्लीव्स पहनेंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस लगाएंगे तो ऑब्वियसली उनको डेंगू नहीं होगा। हमारे गुजरांवाला में एक टीचर को हुआ है, और बड़े दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो जॉब है उधर है, वो बड़ी उन्होंने एहतियात की है, लेकिन वो हो गया 8 दिन के बाद हुआ, जब उनका खत्म हो गया तो फिर दूसरे उनको मिसेस को हो गया। चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि वो क्लोज कांटेक्ट में 2 बंदे आ जाते हैं, ठीक है। और मच्छर आपको पता है फिर आजकल वैसे ही थोड़ा सा मौसम ऐसा है, जब क्लोज कांटेक्ट में बंदे इधर से उधर जाना, मच्छर है इतना टाइम उसको लगना ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है उसमें। मच्छर जो चूड़ियां खाने वाले मच्छर हैं वो ज्यादा मुतासिर जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। किसी क्वेश्चन किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी जी डेंगू मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, गंदे पानी में। हाँ, ये जो है ना, ये देखिए जो मच्छर ने अंडे देने होते हैं ना, उसको देने के लिए उसको साफ सुथरा माहौल चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको गंदे माहौल में, गंदे पानी में देंगे, वहां पे जाके वो अंडे नहीं देगा, ठीक है। एक साफ सुथरा माहौल नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए एक साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा पानी जो है वो मच्छर को चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं कि जो साफ पानी के बर्तन है आपने उनको जो है उनसे बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। गंदे पानी में इतना नहीं होता, साफ पानी में ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी। साफ पानी है, एनवायरनमेंट फेवरेबल है, वो ज्यादा ब्रीड करेगा, वो ज्यादा फैलेगा। ये वजह है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में